गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराने वाला हूँ BSc बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सेकंड पेपर आज हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस पेपर को अगर आप लोग करते हो स्टूडेंट्स तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई पेपर किस तरह से विद इन टाइम आप अटेम्प्ट करना है, आपको किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन्स के क्वेश्चंस हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर सकते हो। और इस तरह के जो पेपर्स होते हैं ये ऑफिशियल साइट्स के पेपर होते हैं। इनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस एज सच रिपीट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस उनसे मिलते जुलते होते हैं, उनके आसपास के जो हमारे पोर्शंस होते हैं उनमें से ये क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप अपने स्कोर को अच्छा खासा लीड कर सकते हो, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इसलिए मेरी आपसे यही राय है, अनुरोध है कि आप इन क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करें, इनको टाइम के साथ मैनेज करके आप इनको रिटन वर्क करें, लिख करके देखें, सॉल्व करके देखें, जिससे कि आपको आने वाले मार्च एग्जाम्स में कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो भी स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट डिस्कस करेगा, कंप्लीट इसको सॉल्व करेगा या कंप्लीट इसको देखता है तो उसको 100% बेनिफिट होने वाला है। तो आइए, तो आज हम डिस्कस करेंगे BSc प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024 कोड बी सीनियर सेकेंडरी का। तो इसमें ये बच्चों इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई इसमें 21 पेज 35 क्वेश्चंस होंगे, कोड दिया हुआ होगा। बिफोर बिगिनिंग आंसर क्वेश्चन आप अपने सभी सीरियल्स को, क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। एक बार पेपर देने के बाद आप उस पर कुछ लिख देते हो या आंसर बुक पे रोल नंबर लिख देते हो या पेज पर या फिर क्वेश्चन पेपर पर आंसर रोल नंबर लिख देते हो, तो उसके बाद उसमें कोई चेंज होना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह की कोई भी एडिशनल सीट आपको नहीं दी जाएगी। सभी क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से देखें। तो इस तरह से ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं। तो हम आओ सीधा चलते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एयर। वाटर और एयर में जो पॉल्यूटेंट्स कंसंट्रेशन है उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है इसका आंसर होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो 1 ppm इक्वल टू होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर और ये इक्वल होता है 1 माइक्रोग्राम पर ml ये इक्वल होगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी बच्चों, म्यू टाइम पर ml। आप लोगों ने कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड ह्यूमन बॉडी सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ। किसके इक्वल होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड का आंसर आप लोगों का हो जाता है बी। ये याद होगा आप लोगों को। तो नॉर्मल सॉल्यूशन ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इन गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो आपने ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन होता है हमेशा एनोड पर, रिडक्शन होता है हमेशा कैथोड पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों। तो ये होता है कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या रहता है, कंसंट्रेशन रहता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ऑन टाइम, यानी सेकंड हो सकता है या कुछ हो सकता है। तो आंसर यहां हो जाएगा सी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? जिंक आपने पहले भी पढ़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर है सी, जिंक। तो यहां आप ध्यान रखना, सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मर्करी। यहां पर जो डी है 3D, 4D, 5D, तो यहां पर कंप्लीटली फिल्ड होती हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं रखा जाता है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा जिंक, Zn क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर। पायरोल्यूसाइट ओर MnO2, तो MnO2 से बच्चों क्या ऑब्टेन्ड होता है? KMnO4। ये KMnO4 पायरोल्यूसाइट ओर होती है MnO2, तो MnO2 से KMnO4 को प्रिपेयर किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी COCl3 4NH3। तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? आप लोग करिए, कर सकते हो, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, जब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आप लोग बनाते हो तो इस तरह से ये आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो यहां पर जो प्राइमरी डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी को डार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, कंपाउंड बनेगा। तो ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो आपको पूछा गया है सेकेंडरी वैलेंसी, तो यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएंगी? 6 यहां पर हो जाएगा। यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, जब ये कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड जिस तरह से ये बनता है COCl2, तो यहां आपने ध्यान रखना है बच्चों कि जितने भी ये कंपाउंड और एक Cl यहां पर इसके बाहर आता है इस तरह से, तो ये आयनिक स्फीयर, सिर्फ आयनिक स्फीयर ही आयनाइजेबल होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी आयंस होंगे वो आयनाइज नहीं होते हैं। तो यहां पर जो ये वर्ड यूज किया गया है 1 मोल ऑफ AgCl, 1 मोल ऑफ AgCl इसकी वजह से यूज किया गया है कि सिर्फ आयनिक स्फीयर्स के आयंस का ही टेस्ट हमें ऑब्टेंड होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो आयंस हैं उनका टेस्ट ऑब्टेंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स की ग्रोथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो आप लोग कर सकते हो, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सिस्प्लेटिन। क्या होगा? सिस्प्लेटिन। बी इसका आंसर हो जाएगा सिस्प्लेटिन। तो क्या होता है सिस्प्लेटिन? सिस्प्लेटिन होता है बच्चों कि ये प्लेटिनियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिस फॉर्म इसकी सिस Pt Cl2NH3 होल ट्वाइस ये। तो ये बच्चों सिस्प्लेटिन होता है। ये सिस्प्लेटिन किसमें इफेक्टिव होता है? इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर की ग्रोथ को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। इनमें से कौन सा एलाइलिक हैलाइड है? अब आप लोग जानते हो भाई एलाइलिक ग्रुप क्या होता है? एलाइलिक ग्रुप होता है CH2CH2, ये एलाइलिक ग्रुप है। अगर इसको यहां पर रिवर्ट कर देते, इस तरह से कर देते CH3CH एलाइल, ये क्रोटॉन, और अगर इसको यहां C6H5 कर देते हैं और यही सेम रहता है तो ये हो जाता है सिनाम। तो इस तरह से आपने पूछा गया है एलाइलिक ग्रुप, तो एलाइलिक इसमें दिया हुआ है 3-क्लोरोप्रोपीन। प्रोपीन क्या हो जाएगा? प्रोपीन इस तरह से 3-क्लोरो, तो 1 2 3। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया बच्चों? ये ग्रुप हो गया एलाइलिक, इसलिए ये एलाइलिक कंडीशन हो जाएगी। यहां Cl आ जाए क्लोरो हो जाएगा, Br आ जाए ब्रोमो हो जाएगा, I आ जाए
आयोडो हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर दिया हुआ है आपको 3 क्लोरोप्रोपीन, तो एलाइलिक ग्रुप यहां पर ये हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी 3 क्लोरोप्रोपीन। नेक्स्ट, व्हाट इज कार्बोलिक एसिड? आप लोग जानते होंगे कार्बोलिक एसिड क्या होती है। तो कार्बोलिक एसिड होती है बच्चों फिनॉल। कार्बोलिक एसिड किसे कहा जाता है? फिनॉल को। C6H5OH फिनॉल, ये होता है कार्बोलिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनी सॉल? अब यहां एनी सॉल, अब ये पता रहना चाहिए एनी सॉल क्या है, फेनिटॉल क्या है। ये ईथर, मिक्स ईथर होता है। अगर बेंजीन पर OCH3 लगा हुआ है तो ये एनीसॉल होगा। अगर यहाँ C2H5 हो जाता तो ये फेनिटॉल हो जाता बच्चों। तो यहां पर ये कैसा ग्रुप है? ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। कैसा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ये प्लस आर इफेक्ट इसमें होता है इसकी वजह से। तो यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। 1 2 3 4। तो यहां पर ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, सिमेट्रिकल कंपाउंड बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा बच्चों? 4 नाइट्रो एनीसॉल। सी इसका आंसर हो जाएगा 4 नाइट्रो एनीसॉल। 4 नाइट्रो एनीसॉल। कर लिया होगा, कर सकते हो। आसान से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ सेल्यूलोज कोज? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीटा डी ग्लूकोज। इसमें अगर स्टार्च का पूछा जाता तो स्टार्च का हो जाता अल्फा डी ग्लूकोज, आप कर सकते थे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन? इंसुलिन में कितनी अमीनो एसिड होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 ए। कितनी अमीनो एसिड्स होती हैं? ब्यूबन 51 होती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन? कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है बच्चों? सी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो बी आपका आंसर आपको मिल जाएगा कि विटामिन सी। यहां पर वाटर सॉल्युबल है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं होगा। ओके, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहां पर असर्शन रीजन। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। तो क्या है यहां पर? असर्शन है मर्करी सेल इज ए प्राइमरी सेल। मर्करी सेल प्राइमरी सेल होता है, सही है। इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन अकर्स ओनली वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। प्राइमरी सेल्स में 1 डायरेक्शन में रिएक्शन होती है और उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सेल्स जिनमें 1 डायरेक्शन में रिएक्शन हो और आफ्टर फिनिशिंग द रिएक्टेंट सेल विल आल्सो बी फिनिश्ड आर कॉल्ड प्राइमरी सेल। तो ये दोनों ही सही हैं और यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन। तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए। ए आंसर इसका हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज, तो ए आंसर इसका सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल। ये वेरिएबल नहीं रहता, ये फिक्स है भाई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या हो जाता है? ये रहता है 0.693 अपॉन के। तो ये कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता, इसलिए ये गलत है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट, तो यहां पर टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों इसका डी। डी करेक्ट हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड गिव
पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, देखो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड्स के अंदर जो हाइड्रोजन रहता है, एल्डिहाइड एक हाइड्रोजन एक इसमें यहाँ पर रहेगा, तो ये आसानी से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो टॉलरेंस रिएजेंट है या फेलिंग सॉल्यूशन है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसलिए आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, ठीक है, एल्डिहाइड के पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट तो पॉजिटिव देंगे, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 18 क्वेश्चन है भाई, कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज शोन बाय सेकेंडरी अमीन, तो ये गलत हो गया। पहले कार्बाइल अमीन आइसोसाइनेट टेस्ट कौन देता है बच्चों? प्राइमरी अमीन देता है। दूसरा, इसका रीजन क्या है? कार्बाइल अमीन फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस, इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। जो आइसोसाइनाइड बनता है या कार्बाइल अमीन होता है, ये बहुत ही बैड स्मेल का सब्सटेंस होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें? ए गलत है, बी सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। असर्शन फॉल और आर ट्रू, रीजन ट्रू है, असर्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर आ जाता है क्वेश्चन 19, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, गिव 2 एग्जांपल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसके 2 एग्जांपल्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों? दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ions in case of electrolytes and number of particles or molecules in case of non-electrolytes। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेंगी। किसके केस में? इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेंगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स किसके केस में? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहां पर NaCl है, KCl है, Na2SO इस तरह से है, यहां पर ग्लूकोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो ये ध्यान रखना है। दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, and number of ions in case of electrolytic substance such as NaCl, KCl, Na2SO4 etc. are called colligative properties। एग्जाम्पल हैं इसके: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, एलिवेशन इन या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप लोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, बड़ा सिंपल है। तो क्या फॉर्मूला था बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट वैल्यू दी हुई है आपको, इसका हो जाएगा 0.0248 इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.20। जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी बच्चों। नेक्स्ट, इसी में अगला क्वेश्चन भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन अगर आप करना चाहो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो यहां पर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब ये एल्यूमिनियम हमें ऑब्टेन्ड होता है तो क्या होगा, यहाँ पर 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन यानी
3F फैराडे यहाँ पर यूज होता है। तो आपको पता है कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड हाउ मेनी करंट, हाउ मेनी चार्ज, 3 फैराडे। तो यहां पर 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा बच्चों 3/27। पूछा कितने में है, 40 ग्राम। तो इसमें हो जाएगा 3/27 इंटू 40 फैराडे। इसे सॉल्व करिए, ये आपका आ जाएगा 4 फैराडे। ये आंसर आपका, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट करती है। सेकंड, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर अफेक्ट करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट इसमें रेडिएशंस यूज्ड, रेडिएशंस यूज्ड इन द मीडियम रेट को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बच्चों यहां पर यूज करेगा, अफेक्ट करेगा रेट कांस्टेंट को। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यहां पर अफेक्ट करेगा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरह से आप लोग इन कंडीशंस को दे सकते हो, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड वाई। कौन सा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और क्यों? तो यहां पर क्या है भाई, जो मेटल है, अगर आप यहां पर आप देखते हो Cu, कॉपर को जब हम देखते हैं तो ये रहता है 4s1 3d10। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बड़ा आसान है। जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया जाता है, यानी रिमूव कर दिया जाएगा, तो यहाँ 3d10 हो जाता है, 3d10। तो यहां पर क्या करता है, ये फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहां स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इस फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से Cu+1 ऑक्सीडेशन में जाना ज्यादा प्रेफर करता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉपर यहां पर इसका हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन रीजन इसका रहेगा कि भाई कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, जिसकी वजह से वो हाईली अनस्टेबल, हाईली स्टेबल हो जाता है और वो अपनी +1 ऑक्सीजन स्टेट को मोर स्टेबल स्टेट की तरह उसको मान सकते हैं। तो नेक्स्ट है, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ आइसोमर ऑफ ब्रोमोब्यूटेन फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? तो यहां पर देखें बच्चे, SN2 रिएक्शन, तो यहां आप ध्यान रखना भाई, एरोमेटिक, एरोमेटिक अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड 3 डिग्री, यहां पर SN1 डोमिनेट करता है। कौन सी रिएक्शन डोमिनेट करती है बच्चों? SN1। ये SN1 रिएक्शन डोमिनेट करती है इनमें। 2 जो सेकेंडरी है उसमें ये दोनों SN1 और SN2 दोनों को लगभग इक्वलेंट, फिर भी अगर डोमिनेट देखा जाए तो SN1 हो जाएगा। और प्राइमरी यहां पर सिर्फ SN2। तो अब हमें यहां पर देखना है बच्चों, जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है कि भाई ये है इस तरह से कंपाउंड है और इंक्रीजिंग उसमें लिखना है कि यहां एक तो ये Br है और इसके आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, ये है
एक इसका इस तरह से ये हो जाएगा और एक इसका ये हो जाएगा। तो ये 4 कंपाउंड इसके हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग, एक इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है आप लोगों ने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में सबसे बड़ा सबसे लास्ट में होगा और डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा सबसे पहले होगा। तो यहां पर आपने क्या देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ के बाद आएगा आपका थर्ड, थर्ड के बाद आप आएगा सेकंड और सबसे ज्यादा रहेगा फर्स्ट। क्योंकि ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन यहां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये 1 डिग्री क्यों नहीं हुआ। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट एप्लीकेबल अप टू थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट के कंपैरिजन में इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए फर्स्ट वाला हो गया है, सेकंड वाला पीछे खिसक गया है। तो ऑर्डर आपका हो जाएगा ये। कर सकते थे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन होता है बच्चों रिमूवल ऑफ CO2 और COOH ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन। तो सबसे आसान है, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच रिमूवल ऑफ CO2 टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब सोडा लाइम के साथ ट्रीट करोगे तो वहां CO2 निकल जाएगा, लेकिन वहां निकलेगा किस फॉर्म में, Na2CO3। ये ध्यान रखना, रिएजेंट्स में हमने आप लोगों को करवा रखा है, तो तुमने कर भी लिया होगा। तो देखिए क्या है डीकार्बोक्सिलेशन, द रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो आपने एसिटिक एसिड ले लिया COOH, यहां पर सोडा लाइम इसके साथ रिएक्ट करा देते हो, सोडा लाइम CaO, NaOH प्लस CaO, ये सोडा लाइम होता है, इसका फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ CO2 बट इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। तो ये CH4 प्लस में Na2CO3, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। और एग्जांपल ले सकते थे, बेंजोइक एसिड आपने ले लिया, COOH इस पे आ गया, तो जब इसको सोडा लाइम NaOH प्लस CaO से आप ट्रीट करोगे तो यहां डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, बेंजीन आपको मिल जाएगा, प्लस में Na2CO3 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन बच्चों, रिमूवल ऑफ CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट इज साइनोहाइड्रिन, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन। इसी का और वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या होता है, एल्डिहाइड इन कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN अंडरगो एडिशन रिएक्शन टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें हो जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन ट्रीटमेंट विद या रिएक्शन विद ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड give a product which is called as साइनोहाइड्रिन। उसे साइनोहाइड्रिन कहा जाएगा, साइनोहाइड्रिन बच्चों, तो ये होता है साइनोहाइड्रिन। बड़ा आसान सा एग्जांपल ले सकते हो, पहले हमने CH3 इथेनॉल को रिएक्ट कराया, तो इसमें क्या हो जाएगा HCN इसमें कंबाइन हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल यहां से रोटेट होगा, नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस तरह से ये कंपाउंड यहां फॉर्म हो जाता है OH, तो यहां हो जाएगा CN, तो ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन, इसका इथेनॉल। तो ये साइनोहाइड्रिन है, साइनोहाइड्रिन। तो इथेनॉल का साइनोहाइड्रिन
फॉर्म हो गया, तो ये साइनोहाइड्रिन होता है बच्चों। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? एनिलीन ये होगा NH2। दूसरा है, फर्स्ट आपका एनिलीन हो गया, दूसरा हो गया पैरा नाइट्रो NO2, तो यहां पर -I इफेक्ट आ गया, एनिलीन हो गया। तीसरा है पैराटोल्यूडीन, यानी पैरा पोजीशन पर टोल्यूइन लगा हुआ है एनिलीन के, ये पैराटोल्यूडीन हो जाएगा बच्चों, CH3, तो यहां पर +I इफेक्ट हो गया। अब आपको पूछा है इंक्रीजिंग, ये फिर ध्यान रखना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले आपका सेकंड सबसे कम होगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड होगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा? पहले आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन होगा, उससे ज्यादा एनिलीन होता है, और सबसे ज्यादा आपका टोल्यूडीन या मिथाइल। इस तरह से कर सकते हो, कर लिया, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसमें। अब यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर अगर R, यहां मिथाइल है, CH3 है, तो आप ध्यान रखना 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और अगर यहां C2H5 है तो यहां पर ये हो जाएगा 231। और यदि गैसियस फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है, तो गैसियस फॉर्म में आपने ध्यान रखना है ये रहता है 321, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ध्यान रखना बच्चों, अगर गैसियस स्टेट का बात कहे तो गैसियस स्टेट में कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा, इसलिए सबसे हाईएस्ट +I इफेक्ट 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो गैसियस स्टेट में चाहे मिथाइल है, चाहे इथाइल है, चाहे R है, आप लोगों ने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का ऑर्डर रखना है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग करोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो जाएगा। लेकिन मिथाइल के केस में छोटा ग्रुप है तो 213, इथाइल बड़ा है 231। अब इसमें पूछा है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग आपका आ जाएगा, इंक्रीजिंग में रहेगा NH3 रहेगा सबसे ज्यादा, उसके बाद C2H5 NH हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, उसके बाद C2H5 होल ट्वाइस NH हो जाएगा, सेकेंडरी हो गया, और सबसे ज्यादा C2H5 होल थ्राइस N हो जाएगा 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये अमोनिया। तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में तो ये डिक्रीजिंग वाला है, इंक्रीजिंग वाला क्या हो जाएगा 1 2 3, ये भी डिक्रीजिंग थे। इंक्रीजिंग अगर इनके लिखोगे तो क्या हो जाएंगे, इनको रिवर्ट कर देना भाई 3 1 2 1 3 2, तो यहां कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सिर्फ इसको डिक्रीजिंग वाले को ध्यान रखना, उसी को रिवर्ट कर देना। तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, रॉल्स लॉ को फॉलो ये नहीं करेंगे। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का उसके वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन से ज्यादा होता है, यहां पर कम हो जाएगा, यहां पर कम हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग या फॉर्मेशन या रिजल्टेंट वॉल्यूम, यहां पर क्या रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, पॉजिटिव, यहां पर रहेगा
नेगेटिव, यानी यहां वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहां दे सकते थे, डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। कौन सी रिएक्शन रहेगी? एक्जोथर्मिक। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन फोर्स, इंट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये कम रहेगा। सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट दोनों से कम रहता है, ये मेन पॉइंट है इसका। यहां पर जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रहेगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो ज्यादा रहेगा सॉल्यूट सॉल्यूट से या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आप, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तभी तो वॉल्यूम कम होगा, तो उसको खींचा जाएगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जब कम रहेगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये चार डिफरेंस इसमें दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस देन दैट ऑफ 90%। तो आपने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप जानते हो T90 इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग। अब यहां पर आप ध्यान रखना, इनिशियल कंसंट्रेशन A को आप 100 मान लेना। A को अगर 100 मान लेते हो तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जितना भी परसेंट होता है उसको x ले लेते हो, तो हमेशा ये लेके चलना, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 100 अपॉन 100 माइनस 90, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पर अगर इसको एक लेते हो तो ये बन जाएगा T90 इक्वल टू 2.303 अपॉन K, और ये आ जाएगा लॉग, कितना आ गया बच्चों? 10, लॉग 10। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा T99 बना लो, T99 बना लोगे, T99 में भी इसी तरह से हो जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99। 100 रखने से ये फायदा हो जाएगा क्योंकि x यहां पर कितना हो जाएगा? 99। तो ये भी इक्वेशन T99 इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 1, यानी इसको अगर लिखते हो आप तो ये 100 हो जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन सेकंड। तो अब आपने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 1 बाय इक्वेशन 1 या इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा T99 अपॉन T90 इक्वल टू 2.303 के 2.303 के, तो यहां पर आ जाएगा लॉग 100 अपॉन लॉग 10, और ये होता है 2 और ये हो जाएगा 1। लॉग 100 की वैल्यू आएगी 2, 10 की आएगी 1, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप इसको करोगे तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको ये मिल जाएगा कि भाई T99 इक्वल टू 2 इंटू T90, दैट्स प्रूव। यही आपको यहां पूछा गया है कि भाई कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स यहां पर होता है, रिक्वायर्स ट्वाइस, कर सकते हो ट्वाइस। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्राइव एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको ड्राइव करना है। ये कोई रिएक्शन प्रोडक्ट बना तो आप जानते हो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, और यहां पर आ जाएगा आर की पावर 0, क्योंकि डिपेंड नहीं करता। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस डी आर इक्वल टू के इंटू में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से आप कर सकते थे डी आर इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ऑन इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेटिंग इक्वेशन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, आर इक्वल टू यहां मिल जाएगा माइनस के टी प्लस आई। ये आई होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये हो जाएगा एट टाइम टी इक्वल टू 0। तो आर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन होती है आर नॉट, तो इसे पुट कर देंगे आर नॉट को, ये 0 हो जाएगा। तो आर नॉट इक्वल टू आई। अब इसको इसमें यहां पुट करें तो हमारे पास आ जाता है आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस में आर नॉट, और इसे शिफ्ट करके आप देख लेते हो तो यहां से आप निकाल सकते हो कि T इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में के। इस तरह से इसको निकाल सकते थे, के भी और टी भी कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भाई लीस्ट गुड कैटलिस्ट। हाँ भाई, एक्सप्लेन विद एट लीस्ट 3 रीजंस व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स गुड कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, या फिर हाई चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन कौन से पॉइंट हो सकते थे बच्चों? पहला, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा इसमें हो जाएगा लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों, कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है हाई चार्ज या फिर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप इसको कह सकते थे। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आ जाता है। तो इस तरह से ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट की तरह ये काम कर जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, सरफेस एरिया हाई होता है और इसका हाई चार्ज हो जाएगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो इसको क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट, गिव यूजेज ऑफ फ्रियोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडोफॉर्म। तो इनके यूज, तो ये फ्रियोन्स का जो यूज होता है इसका क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट्स की तरह। रेफ्रिजरेंट्स इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट इसमें आप कर सकते थे कि भाई ये एरोसोल प्रोपेलेंट्स, एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स की भी तरह इसको यूज कर सकते थे। एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स की तरह इसको काम किया जा सकता है, प्रोपेलेंट्स। तो यहाँ इसका यूज ले सकते थे। दूसरा, CCl4 का तुम्हारा यूज आ सकता है। भाई CCl4 भी रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन में।
एरोसोल की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, एरोसोल, डिओड्रेंट्स और इन सभी में स्प्रे या फिर एरोसोल स्प्रेइंग कैंस में इसको यूज हो जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इसको यूज किया जा सकता है, आग बुझाने के लिए इसको यूज में ले आते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, तो ये इसके यूज होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो एंशिएंट टाइम है, आयोडोफॉर्म को एंशिएंट टाइम में हम एज ए एंटीसेप्टिक की तरह हम इसको यूज करते हैं, तो इसमें एंटीसेप्टिक आयोडोफॉर्म को इसमें यूज कर लिया जाता है। तो इस तरह से इनके यूज हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी पूछा गया है, तो बड़ा सिंपल है, आप लोगों को पहले रिएजेंट करा रखे हैं हमने, तो रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। CH3, तो आपने CH3 CH2Br, जब हम यहाँ KCN डालेंगे तो KCN क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पर KBr निकल जाएगा, KBr निकल गया, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2CN। जब इसका रिडक्शन करोगे LiAlH4, LiAlH4 क्या कराता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट रिडक्शन कराएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2 मिल गया है, प्राइमरी अमीन बन गया। अब आपको एक रिएजेंट HNO2 करा रखा है, जब कभी NH2 ग्रुप को हटा करके डायरेक्ट OH बनाना हो तो इस रिएजेंट का आप लोग यूज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर निकल क्या जाएगा, ये निकल जाएगा H2O N2, इस तरह से यहाँ निकल जाता है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका C6H5 NO2 C6H5NO2 और इसका रिडक्शन करा दिया, FeHCl क्या करेगा बच्चों, इसका रिडक्शन करा देगा, तो ये क्या बन गया C6H5NH2 एनिलीन बन गया। इस एनिलीन में अब आपको पता है NaNO2 प्लस में HCl, ये क्या है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ C6H5N2Cl यहाँ फॉर्म हो जाएगा, N2Cl। उसके बाद जब ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस का कराओगे, तो ये क्या बन गया BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस जब इसका कराते हो आप H2O एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर ये बन जाएगा फिनॉल C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl, ये निकल जाएगा, तो फिनॉल आपको मिल जाता है, यहाँ पर कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ मिल जाता है, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर सॉल्यूबल इथाइल अमीन सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। इथाइल अमीन क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर इथाइल अमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करता है, फॉन, FON, फॉन। तो यहां पर इथाइल अमीन शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हो जाएगा, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। उस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, H बॉन्डिंग की वजह से ये सॉल्यूबल हो जाएगा, जबकि एनिलीन में बल्कि बेंजीन रिंग हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, जिसकी वजह से वो इसमें सॉल्यूबल नहीं होगा। दूसरा, एनिलीन इज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। पर एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है, तो एनिलीन में जो NH2 है, NH2 ग्रुप ये बेसिक नेचर शो करेगा। बेसिक नेचर शो करने की वजह से ये AlCl3 जो हाइड्रोजन कैरियर हेलोजन कैरियर होगा, इस हेलोजन कैरियर के साथ रिएक्ट करके यहाँ सॉल्ट फॉर्म कर लेगा।
तो यहाँ सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। तो जो AlCl3 फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में लिया जाएगा हैलोजन कैरियर, वो एनिलीन के NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करके वहाँ सॉल्ट फॉर्म कर लेगा और फिडल क्राफ्ट रिएक्शन का जो यील्ड है वो हमें नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस प्रिफर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में जो हमें अमीन्स ऑब्टेंड होता है, यहाँ प्योर प्राइमरी अमीन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्योर प्राइमरी अमीन ऑब्टेंड हो जाता है, यहाँ प्योर प्राइमरी अमीन ऑब्टेंड हो जाएगा। इसकी वजह से इसको हम प्रिफर करते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में, तो हमें उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, रीड द पैसेज। कंपाउंड ए कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनरिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम, इट ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विद सिफ रिएजेंट। ना तो ये किससे, सोडियम से रिएक्ट करता है और ना ही सिफ बेस के साथ रिएक्शन देता है। तो ऑन रिफ्लक्सिंग विद इन एक्सेस ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड, HI के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें A ऑब्टेंड हो जाएगा, और A ऑब्टेंड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यील्ड A यील्ड ओनली वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट B, तो ऑन हाइड्रोलाइसिस B यील्ड ए न्यू कंपाउंड C which can be converted into B by reaction with red phosphorus plus HI। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, भैया क्या होना चाहिए था, ये जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो इस तरह का ये कंपाउंड होना चाहिए, CH2OCH2CH3, क्यों वो कह रहा है कि जब HI के साथ इसको हीट किया जाता है, रिफ्लक्स हीट, HI के साथ हीट किया जाएगा, रिफ्लक्स किया जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत, तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस में H2O यहाँ निकल जाएगा। तो A और इसने जब रिएक्ट किया तो B हमें यहाँ ये ऑब्टेंड हो गया। अब वो कह रहा है कि B को अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए, इसको हम H2O हाइड्रोलाइज करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड मिलता है CH2OH, ये मिल गया। इसका अगर ऑक्सीडेशन किया जाए, C ऑब्टेंड हो गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए, पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट से अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेंड होती है, किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट 1 होगा 60, तो 60 इसका हो जाएगा। तो सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो भाई यहां एसिटिक एसिड हो गया, यहां इथेनॉल हो गया, इथेनॉल आ गया, ये एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड हो गया, यहां पर इथाइल आयोडाइड हो गया, इथाइल आयोडाइड। बड़े सिंपल से तरीके से कर सकते थे। और ये डाई इथाइल ईथर हो गया, डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। तो सिंपल है। तो देखो इस पर जो बेस क्वेश्चन है क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज कंपाउंड ए। तो कंपाउंड ए क्या है, कंपाउंड ए है डाई इथाइल ईथर, इथॉक्सी इथेन, ये आपका कंपाउंड ए हो गया। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डी। डी के अंदर कार्बन एटम कितने हैं बच्चों, बताइए कितने कार्बन एटम है, 2, तो 2 कार्बन एटम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज कंपाउंड सी। कंपाउंड सी क्या है, कंपाउंड सी आपका हो गया इथेनॉल। नेक्स्ट वो कह रहा है आपसे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी। कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर होगा, ये इथाइल आयोडाइड है, तो भाई इसको सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हो।
H H H करिए CH और ये I आपका बन जाएगा। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं। तो इथाइल आयोडाइड हो जाएगा। और यहां पर राइट द नेम ऑफ कंपाउंड डी, और में दिया हुआ था कंपाउंड डी का इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। तो कर सकते थे सारे क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट हमारा हो जाता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। तो पैसेज है भाई, पैसेज दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड are the polymers of nucleotide which in turns consist of a base, a pentose sugar and phosphate. Moist nucleic acid are responsible for the transfer of character from the parents to offspring. There are two types of nucleic acid, DNA and RNA. RNA contains a 5-carbon sugar molecule called deoxyribose, whereas RNA contains ribose. Both DNA and RNA contain adenine, guanine and cytosine. And जो चौथा बेस है वो क्या होता है दोनों में अलग, एक में थाइमिन हो जाएगा, एक में यूरेसिल हो जाएगा। The structure of DNA is a double stranded, whereas RNA is a single stranded molecule. DNA is the chemical basis of heredity and have the coded message for proteins. Protein synthesis के लिए मैसेज कोड करता है। To be synthesized in the cell, there are 3 types of RNA, mRNA, rRNA, tRNA, which actually carry out the protein synthesis in the cell. तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन इसके आ रखे हैं, अब इसमें हम देखें। तो पहला, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ लिंकेज? तो इसमें लिंकेज क्या होती है? लिंकेज होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, डाइएस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स इसमें होंगे। व्हाट इज आरआरएनए? आरआरएनए इसमें आर क्या है? तो ये है राइबोसोमल, आर का मीनिंग है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम दोनों यूनिट्स को कंबाइन करता है। एम का मतलब है मैसेंजर आरएनए, ये मैसेज कन्वे करेगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, ये प्रोटीन अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह से तीनों आरएनए, इनका ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि राइट द फंक्शंस ऑफ 3 आरआरएनए। 3 आरएनए आर राइबोसोमल आरएनए कंबाइन 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स टू फॉर्म प्रोटीन, प्रोटीन एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। उसके बाद मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए convey message from nucleus to the cytoplasm, यानी site of protein synthesis. Which type of protein can be synthesized? tRNA transfer RNA, transfer amino acids from cytoplasm to the site of protein synthesis. तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पूछा जा सकता है। How many hydrogen bonds? अब यहाँ ध्यान रखना, एडिनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और साइटोसिन ग्वेनाइन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। तो कितने बॉन्ड होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन और ग्वेनाइन के बीच में होंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते थे। उसके बाद और में क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक शुगर? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक शुगर में ध्यान रखना, कार्बन होते हैं 5, हाइड्रोजन होते हैं 10 और ऑक्सीजन होते हैं बच्चों 4। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स A, B, C containing solutions of ZnSO4, AgNO3
CuSO4 respectively are connected in series, a steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो भाई। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले Ag, तो Ag का आप अगर देखते हो तो Ag पॉजिटिव, यहां 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो ये Ag आपको मिल जाएगा। Ag आपको दे रखा है 1.45 ग्राम, तो यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1F, तो आपको पता है कितना रहता है, 108। तो 108 ग्राम से आपको ऑब्टेन कितना हो रहा है, 96,500 कूलाम चार्ज आपको ऑब्टेन हो रहा है। 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 96,500 बटे 108, पूछा कितने में है, 1.45 ग्राम, तो 1.45 ग्राम में आपको कितना मिल जाएगा, 96,500 अपॉन 108 इंटू 1.45। जब इसे सॉल्व करते हो तो आपको ये वैल्यू आ जाती है 1295.6 कूलाम। अब आपको पता है इतना कूलाम यहां पर आपको मिल गया, तो आपने क्या करना है, करंट आप जानते हो Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, तो I यहां से क्या मिल जाएगा आपको, Q ओवर I। आपको पूछा है टाइम, तो T आ जाएगा आपका करंट Q इक्वल टू आई टी, तो यहां से टाइम कितने समय तक करंट पास किया जाए, I। अब चार्ज आपको मिल गया 1296 अपॉन एम्पियर कितना है, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। तो इसे जब सॉल्व करोगे, करिए आप लोग, कितना हो जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा इतना सेकंड, टाइम आ गया। अब आप टाइम निकाल सकते हो। उसके बाद आपने देखना है कि भाई ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसी तरह से Zn को देखें तो Zn2 पॉजिटिव, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो 2F हो जाएगा। Cu को देखते हो, इसी तरह से Cu का हो जाएगा। पहले Zn का निकालते हो, Zn का निकालो, Zn में कितना आ जाएगा, Zn का मोलर मास होता है 65.3। अब आपको पता है कि यहां 2 इंटू 96,500 से कितना वेट मिलता है, 0.3। 1 कूलाम से कितना मिल जाएगा, 1 कूलाम से आपको मिल जाएगा 65.3 अपॉन 2 इंटू 96,500, कितना मिल जाएगा। अब आपने निकालना, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो क्या निकालना है, कितना आपके पास अमाउंट ऑफ करंट है, यानी चार्ज कितना है, 1200 जो भी निकल के आया हमारा, तो इसलिए कितने पूछ लेंगे, 1295.6। तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा 65.3 अपॉन 2 इंटू 9600 इंटू में 1295.6। तो इसे अब सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आंसर, करो बताइए। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 0.438 ग्राम, ये आ जाएगा। अब आप कॉपर का निकालो, सेम इसी तरह से कॉपर आ जाएगा भाई। Cu, तो यहाँ कॉपर का देखते हो तो CO2 पॉजिटिव, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इसी तरह से, तो Cu 2F आ गया, 2F आ जाएगा। तो सिर्फ क्या ध्यान रखना है, कॉपर में और इसमें आपने
तो ये सेम रहेगा। कॉपर का कितना आ जाएगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96 500 इंटू में 1295.6 और जब इसे सॉल्व करो तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई 0.426 ग्राम। तो इस तरह से जिंक का वेट ये आ गया Zn, कॉपर का आ गया इतना, Cu टाइम आ गया था 864। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप लोग कर सकते थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर इन NaOH सॉल्यूशन, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर, एज 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। कैलकुलेट रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। यानी कप्पा कैलकुलेट करना है, रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है यानी और मोलर कंडक्टिविटी। अब आप यहां जानते हो भाई सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दो 3.14। आर आपके पास कितना है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 इसका स्क्वायर। सॉल्व करिए तो ये एरिया तुम्हारे पास आ जाएगा। एरिया आपको मिल जाएगा, कर लिया, कितना आया ओके तो ये आ गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया। अब आपको पता है कि भाई यहां पर रेजिस्टेंस इक्वल टू म्यू एल अपॉन ए। तो आपने रेजिस्टिविटी निकालनी है, रो निकालना है, क्या हो जाएगा आर ए अपॉन में एल। लेंथ तो यहां पर रख दीजिए वैल्यू। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.55 इंटू 10 की पावर 3। एरिया आपने निकाल लिया 0.785। लेंथ आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। करिए सॉल्व, कितना आएगा देखते हैं, करो फटाफट। तो ये जब करोगे तो आपने निकाल लिया होगा, कितना आ गया ये आ जाएगा ओके 87.18 आ गया। चलिए अब इसमें आगे निकालते हैं। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा ये क्या होता है 1 अपॉन रो, 1 बाई रो। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन 87.18। करिए सॉल्व जल्दी से, कितना आएगा बताइए फटाफट। तो ये 87.18 जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0114। कर लिया ओके। चलिए अब आपको नेक्स्ट पूछा हुआ है भाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपने निकाल ली, रेजिस्टिविटी निकाल ली, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई 0.0114 इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी आपकी दे रखी है 0.05। करिए सॉल्व, इसको करिए जल्दी से, क्या आएगा। कर लिया ओके। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 229.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से इसको कर सकते थे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये इसका और में रह गया, अभी और में आ जाएगा राइट डाउन द IUPAC नेम, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर
मैग्नेटिक मूवमेंट कॉम्प्लेक्स K4। अब देखिए IUPAC में क्या हो जाएगा भाई, इसका पोटासियम कितने लिगेंड हैं, 6, हेक्सा साइनाइडो क्या है, मैग्नीज नेगेटिव लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो मैग्नेट। क्योंकि नेगेटिव CMI में 8 वर्ड जुड़ जाता है। चार्ज ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो ऑक्सीजन स्टेट जब यहां निकालोगे तो ये सेकंड, अभी बताते हैं किस तरह से आएगी। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया पोटासियम हेक्सासाइनाइडो मैग्नेट सेकंड। ऑक्सीजन स्टेट किस तरह से निकाली भाई, 4 पोटासियम की +1 होती है, उसके बाद Mn की क्या करो x, Cn की कितनी होती है -1 है, कितने 6, -6 इक्वल टू 0। तो यहां पर x मिल जाएगा तुम लोगों को 6 - 4 इक्वल टू 2, यानी +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया आपको, IUPAC नेम पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए भाई Mn +2 में जब ऑक्सीजन स्टेट लिखोगे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5, क्योंकि 25 इसका होता है, उसमें से 2 इसमें निकल गए तो क्या हो गया 3d5, तो 4s में से लॉस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगला आ जाता है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। अब यहां बहुत क्वेश्चन आता है, नीट में भी, जेईई मेंस में भी, बोर्ड में भी। मैग्नेटिक मूवमेंट में आप लोगों ने ध्यान रखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते समय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का ध्यान रखेंगे आप। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहां पर Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब देखोगे तो वहां पर पेयरिंग का ध्यान रखेंगे। अब जैसे D में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 में से जोड़े बन जाएंगे, 2 जोड़े बन गए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर यहीं से निकल जाता है वो सारा क्वेश्चन, बाकी कुछ बनाने की जरूरत नहीं रहती। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां आपको मिलेगा, और जब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, n इंटू में n+2 इसका रूट, तो कितना हो जाएगा 1 + 2, और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.2 बोहर मैग्नेटॉन। तो कितना आ जाएगा बच्चों 1.72 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और IUPAC नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give एक कार्बोक्सिलिक एसिड इन एल्कोहल। देखो हाइड्रोलाइसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दे रहा है, इसका मतलब पता चल गया ये क्या है, एस्टर है, एस्टर, और उसमें कार्बन कितने हैं 8 हैं। चलिए फिर वो कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस B। अगर C का ऑक्सीडेशन कराया तो B मिल गया, इसका मतलब दोनों में कार्बन की संख्या इक्वल है। जब दोनों इक्वल हैं तो ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनोइक एसिड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, तो इतना आसान क्वेश्चन भाई कितना हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3। तो ये हो गया। क्योंकि कैसे पता लगा, उसने कहा कि भाई जब इसका हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें एक एसिड मिल रहा है और एक
एल्कोहल मिल रहा है CH2, मान लो ये एसिड है और ये एक एल्कोहल है CH2 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 OH, उसने कह दिया तो उसने B और एल्कोहल C, यानी ये C हो गया, ये B हो गया और ये A हो ही गया। अब वो कह रहा है कि C को यदि हम क्रोमिक एसिड K2Cr2O7, क्रोमिक एसिड क्या होती है बच्चों? K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 यानी कंसंट्रेट मिनरल एसिड, तो ये क्रोमिक एसिड बन जाती है। K2Cr2O7 का सॉल्यूशन कर ग्लास वियर्स को भी जब प्रैक्टिकल्स में आप साफ करते हैं तो क्रोमिक एसिड और उसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के रिंज करके जैसे ही पानी से साफ करोगे पूरा चमक जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन ये रिएजेंट में करा रखा है, क्या करेगा? ऑक्सीडाइज अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इस ग्रुप को किस में बदल देगा? ये COOH में बदल देगा। तो वो कह रहा है कि जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें ये मिलता है, तो बड़ा सिंपल हो गया काम। और नेक्स्ट कह रहा है यदि हम इसका डिहाइड्रेशन कराएं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, अब यहां से इसे हटा देना, भाई इसको यहां से हटा देना। अब हम क्या ले रहे हैं? डिहाइड्रेशन। वो कह रहा है डिहाइड्रेशन कंसंट्रेट मिनरल एसिड, कंसंट्रेट H2SO4, फंक्शन बता रखा है आप लोगों को, क्या है? रिमूवल ऑफ HOH, डिहाइड्रेशन वाटर। तो यहां से क्या बन जाएगा? ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गया ब्यूट 1इन, तो यानी ये D हो गया। अब उसने A B C और D हो गया क्वेश्चन, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा भाई? सिर्फ ठीक है, तो ये पोर्शन तो हो गया। A आप लिख सकते थे, ये हो जाएगा। B आप लिख सकते थे, ये C ये हो गया, और D आपका ये आ गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी में और में दे रखा है, बड़ा सिंपल है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, यानी साइक्लोहेक्सेन पर CHO ग्रुप लगा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है और चलो फिनिश होने वाला है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब वो क्या कह रहा है? भाई ये साइक्लोहेक्सेन है और इस साइक्लोहेक्सेन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा कार्बेल्डिहाइड। जब कार्बन IUPAC नेम में पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता है तो अलग से उसका कार्बेल्डिहाइड बनेगा, इंक्लूड होता है तो सफिक्स बनता है तो अल बनता है इसका, तो इसलिए ये साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो इसकी रिएक्शन कह रहा है फिनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, भाई सिंपल है, PHMgBr। तो जब इस बॉन्ड पर रोटेट करवाएंगे और ये चलेगा तो क्या बन जाएगा? यहां पर बड़ा सिंपल सा कंपाउंड इसका बनेगा CH, यहां पर आ जाएगा OMgBr और ये आ जाएगा फिनाइल। जब इसका हाइड्रोलाइसिस आप करोगे H3O पॉजिटिव तो यहां से ये टूट जाएगा, तो ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? HOH फिनाइल। तो क्या हो गया बच्चों? ये साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनॉल, 1 कार्बन OH को क्या कॉमन नेम देते हैं? कार्बिनॉल। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनॉल। तो फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड देखो, सेमी कार्बाजाइड इन वीक एसिड, सेमी का अच्छा टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर हम इसको देखें तो सेकंड वाला पार्ट, ये तो फर्स्ट था, सेकंड
सेमी टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल AgNO3 होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर लिखते हो तो इस तरह से इसको लिख सकते हो। क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस तरह से। तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा बच्चों, लोगों ने कर लिया हो, ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बन जाएगा? इस तरह से COO नेगेटिव प्लस में सिल्वर मिरर यहां ऑब्टेन्ड हो जाएगा। बाकी ये 4 NH3 निकल जाएगा प्लस में 2H2O, ये मिलेगा बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, ये मिल गया। नेक्स्ट इसमें कह रहा है सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड। भाई सेमी कार्बाजाइड और वीक एसिड क्या कहते हैं? चलिए सेमी कार्बाजाइड देख लेते हैं। सेमी कार्बाजाइड इसके साथ रिएक्ट करता है। सेमी कार्बाजाइड क्या है? अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ इसकी रिएक्शन है भाई, CONH2। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में बता रखा है, क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा और बाकी जुड़ जाएगा। तो यहां से H2 और ये O, तो क्या बन जाएगा? इस तरह से C, यहां पर H और ये बॉन्ड N, NH, CO, NH2। तो क्या बन गया बच्चों? ये बन गया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड कार्बाजोन। तो यहां पर जो ये रहता है कार्बाजाइड, कार्बाजाइड की कार्बाजोन नाम बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये सिंपल सा नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड और इसमें जुड़ जाएगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। जो ये कार्बाजाइड होता है, ये जोन यहां पर बन जाएगा। तो ये आपका थर्ड हो गया, ये थर्ड। फोर्थ कह रहा है एक्सेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल जो रिएक्ट करता है भाई एसीटल, एल्कोहल रिएक्ट करेगा एसीटल बन जाएगा। चलिए इसको ले लें। फोर्थ C2H5OH वीक एसिडिक मीडियम में। तो यहां क्या हो जाएगा? इस तरह से ये CHOC2H5OC2H5, तो इस तरह से एसीटल बन गया। क्या बन गया? एसीटल किसका? इथाइल अल्कोहल का। तो ये एसीटल, बाकी पूरा नाम वही रहेगा। उसके बाद जिंक एमलगम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि भाई अब क्या हो जाएगा? ये क्लेमेंसन रिडक्शन। तो हमने क्लेमेंसन रिडक्शन कंसंट्रेट HCl प्लस में ZnHg जिंक एमलगम। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्केशन रिडक्शन हमने रिएजेंट भी पढ़ा और नेम रिएक्शन भी आपको बताइए क्या करता है वो। ये क्या करेगा? ये इस एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, एल्कीन बना देगा। तो ये CH3 बन जाएगा। तो क्या बन गया बच्चों? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पेपर्स को करके बच्चों आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने स्कोर को लीड कर सकते हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो
आप इन सभी जो मैं 5-6 पेपर कराने वाला हूँ आप कर सकते हो। थैंक यू।